पास संख्या नहीं है तो आप कितने ही सच्ची रास्ते पे खड़े हो, कितना आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आपकी सुनवाई उस लेवल पर नहीं होती। जो मर्जी पूछो, वो सब पार्टी का डर को ने आपने, या और कुछ बात है, या अपने आपने मिच्चर इतना समझने लगी। मोदी ने सत्यपाल मलिक को फ़ोन कर दिया। एक तो हम संगठित होकर अपनी बात नहीं रखते, दूसरा क्या होता है कि मैं गाँव के अंदर देखता हूँ लोग ना बड़ा जिद्दी टाइप का व्यवहार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं बताऊँ आपको, सामने से नुकसान करने लग रही है वो पार्टी एक तरह। वो नेता ना जब पार्षद बन रहे हूँ, एमएलए तो हमारे सही ना, ठीक है, कोई एक आधा हमारा एमएलए होशियार में आता नहीं, कुछ भी बोलना तो बच्चा का उसमें ज्ञान की कमी है या सच में डर इतना है। कम से कम कद आपका भी इतना तो है, आगे एक पार्षद तो मुच्चा कदलावा आपका। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास, हमारे साथ नरेश डबास हैं, सुल्तानपुर गांव से हैं। तो ये तो हो गया इनका जो ग्रामीण परिचय है वो। दूसरा बताते हैं, आम आदमी पार्टी में एक वरिष्ठ पद पे ही है, करियर देते हैं उसी पार्टी के लिए, उस पार्टी को कवर भी करते हैं, ये आरोप प्रत्यारोपों का जवाब भी देते हैं। हम काफ़ी दिन से इनको ढूंढ रहे थे कि ये सवालों का जवाब दें, लेकिन या पता नहीं बच रहे थे या बिजी ज़्यादा है। नेताओं के पास दो कारण होते हैं पक्के, ठीक है, लेकिन आज इन्हीं के गांव में आके हम इनको पकड़ने में कामयाब रहे। इनके गांव से बाहर का एरिया ये, अपने गांव में मिले भी नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनके गांव का हिसाब किताब खत्म हो जाता होगा भाई साहब। नहीं, गांव की जमीन है ये। अच्छा, गांव की ज़मीन है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक तो गांव की ग्राम सभा भैंस आ रही देखो। अच्छा, मैं लगे हुए डीडीए के। और आप देखिए इत्तेफाक ऐसा हुआ, ठीक है, कि मुद्दे के साथ खड़े, ये मुद्दा पीछे हो, DS II आपको दिख गया हुआ। अब बात करते हैं नरेश डबास से। डबास साहब नमस्कार। नमस्कार, सभी आपके दर्शकों को भी आपको भी मेरा नमस्कार। तो साहब दो वाक्य हो गया आपकी गेला जी, मुद्दे के आगे खड़े हो, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये क्या मुद्दा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ये एक ऐसा विवादास्पद सा मुद्दा हो गया आज के दिन, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे एक अदालतों के बारे में आपने सुना होगा कि भी अगर समय पर न्याय नहीं मिलता तो वो अभी अन्याय हो जाता है। तो ये वही बात है। ये 2005 में यहाँ सेक्शन 4 हुए थे इस ज़मीन के। ये 1200 एकड़ ज़मीन है। तो इसमें DS कितने? 1200 एकड़ ज़मीन है इसमें। 1200 किले? हाँ, किले। काम बच जाए भी तो पूरा गांव से भी ज़्यादा। हाँ, तो इसमें हमारा कंझावला है, कराड़ा है, सुल्तानपुर डबास है, और ये पीछे 30 बीघे ज़मीन पूट खुर्द की भी थी। हाँ, ये इधर पीछे केवल 30 बीघे का उनका नोटिफिकेशन हुआ था। तो उस टाइम पे ये ज़मीन DSIDC के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक्वायर की थी। और 2008 में फिर इस पर बड़ा एक विवाद सा, एक बड़ा आंदोलन हमने किया था, क्योंकि 2008 में आंदोलन हमने कंझावला में DC का जो ऑफिस है उसको मजबूरी में बंद करना पड़ा हमारे को। क्योंकि हुआ क्या था कि सेक्शन 4 के जब नोटिस हुए तो दिल्ली की ज़मीनों के रेट जो किसान को मिलता था वो 15,70,000 रुपये के हिसाब से, प्लस एडिशनल अमाउंट्स, प्लस 30% सोलिज्म था किसान के लिए कि भाई आपका रोज़गार ख़त्म हो गया, 30% इस बेसिक अमाउंट का उजाड़ा दे रहे हैं। तो वो होता था उस हिसाब से 25 लाख और 44,000 रुपये मुआवजा किसान के लिए निर्धारित हुआ था। 2008 में जब सेक्शन 17(6) होने के बाद 17 हुआ, अवार्ड पर बात आई, तो सरकार ने क्या किया, अधिकारी बड़े बदमाश होते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनको फाइल प्रोसेसिंग सारा पता रहता है। नेता नहीं होते, अधिकारी उनको चलाना सिखाते हैं। नेता वास्तव में, एक सही पूछो ना, बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जो समाज सेवा के लिए शुद्ध रूप से मन से आएगा ना, वो भ्रष्टाचार की तरफ और उसकी तरफ नहीं जाएगा। हम थोड़े मुद्दे तो भटक जाएंगे, इस चीज़ में फिर पकड़ेंगे। आप अधिकारी आप उस बारे में फिर बात कर लेना। अधिकारियों ने क्या किया कि जैसे उनको पता था कि 4-5 दिन बाद ये जो सर्कल रेट है ये रिवाइज होगा। जो 15,70,000 रुपये का रेट था वो 17,58,000 रुपये की फाइल तैयार थी, उसको लागू करना था, जैसे मान लीजिए 29 अगस्त से। और 24 अगस्त को उन्होंने एक वो निकाल दिया कि भाई ये जो हमारी ज़मीन है इसका नोटिस निकाल दिया। तो 5 दिन बाद अगर नोटिस निकलता तो 17,58,000 के हिसाब से हमारे को 28-29 लाख रुपये एकड़ मिल रहा था। अब वो पुराने रेट में निकाल दिया 5 दिन पहले ही। अरे ऐसी यूथ है, अब गणित बता दिया ना। गणित नहीं, अब सुनो, बदमाशी देखो ना। उसको लेकर मुलाकात की प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह से, सरकार से मिले कि भाई 5 दिन बाद निकाल देते, हमारा 3-4 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता। तो ये बोला यार दिल्ली की ज़मीन है, ये तो और ज़्यादा महंगी होनी चाहिए, अधिकारी भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको दोनों तरह की बात होगी। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद सरकार ने स्वयं ही एक हमारी मांग पे कमेटी बिठाई कि दिल्ली की कृषि भूमि का रेट क्या होना चाहिए। और उस समिति ने, उसमें हमारे 3 दिल्ली सरकार के उस वक्त के मंत्री थे, डिविजनल कमिश्नर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग थे। तो 5 लोगों की कमेटी ने सिफारिश की कि जो दिल्ली के रेट हैं ज़मीन के, वो ये 17-58 भी बहुत कम से कम 53 लाख रुपए वो रेट होना चाहिए। उसमें एडिशनल अमाउंट और ये मिला का आपका सोलिज्म। कौन से सन की बात बता रहे हैं? ये 2008 की बता रहा हूँ।
वो जो है वो कम से कम 75 लाख रुपए किसान को मिलना चाहिए। अब टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, सरकार ने वो मंजूर कर लिया कि आज के दिन दिल्ली की जमीन की कीमत 75 लाख रुपए किसान को होनी चाहिए, निर्धारित कर दिया 18/12/2007 को। कौन सी सरकार थी? शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार थी, वो मंजूर होगी। इस जमीन के जो सेक्शन 4 हो चुके थे, लेकिन यहाँ मुआवजा नहीं मिला था और हमने कमेटी बैठाकर रेट निर्धारित करवाए। फिर सरकार ने ये कहा कि ये रेट आपको नहीं मिलेंगे, आने वाले टाइम में मिलेंगे जिन लोगों की एक्वायर होगी। तो वो तो बहुत बड़ा अन्याय होगा ना। आज आप एक रेट मान लेते हो 75 लाख हो गया और कल हमारे को पैसे दोगे आज के रेट में जमीन ले गए तो 50 लाख रुपए का नुकसान था। उसकी लड़ाई मतलब यही लड़ा होगी, रास्ता पक्का होगा, बहुत नहीं मिल लगी, अब नहीं मिल लगी। देश तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो वो लड़ाई थी। उसमें फिर सरकार ने, हालांकि सरकार के लंबे चौड़े हाथ होते हैं, सरकार ना पेशेंस तोड़ना चाहती है किसी भी समुदाय का। जैसे ये वर्तमान में किसान आंदोलन हुआ या हमारा किसान आंदोलन हुआ, उसमें फूट डालने की कोशिश करती है, अपने लोगों को भेज कर संगठित लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है, तो कुछ लोग टूट भी जाते हैं, उससे आंदोलन भी कमज़ोर होते हैं। फिर भी हमारे को 48,64,000 के हिसाब से मुआवजा दे दिया, दोगुना कर दिया शीला दीक्षित ने। हम तो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वो फिर चुनाव आगे, सरकारें आनी जानी होगी, तो ये वो ज़मीन है। फिर 2013 के अंदर क्या हुआ, एक कांग्रेस सरकार बिल लेकर आई, भूमि अधिग्रहण बिल 2013, वो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ देश के अंदर। उसमें ये प्रोविज़न था कि भाई सरकारें जो है, जैसे ये ज़मीन होल्ड करके डाल दी सरकार ने, सरकार किसान से ज़मीन लेकर और बिना उसके किसी उद्देश्य के अपने पास रख लेती है, लैंड बैंक बना लेती है। और बहुत पहले से बनाए, पूरे देश में आवाज़ें उठ रही थी, चाहे बंगाल में नंदीग्राम हो, और आंदोलन होते रहते थे जगह जगह। तो उस बिल में ये प्रावधान किया था कि भाई अगर सरकार अपनी ज़रूरत में जनहित के लिए ज़मीन लेगी और 5 साल तक अगर उस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वापस किसान को चली जाएगी, मुआवजा भी किसान के पास रहेगा, ज़मीन भी उसी की रहेगी। तो ये भी उसी एक्ट का शिकार होगी। लेकिन बाद में उसमें सरकार ने, मोदी सरकार ने बदलाव कर दिया, क्योंकि जगह जगह सरकार तो टाइम पर काम कर नहीं पाती ना कोई भी। अब देख लो, ये 2004 का प्रोसीजर है। आज खाली जहाँ इतनी अच्छी खेती होती थी, फसलें लाती थी, सब्जियाँ होती थी, वहाँ जंगल तैयार कर दिया नया। ये देख लो क्या है। मैं चोर नेता हो, बोलने का टाइम दे नहीं रहे, पकड़ना पड़ा है बीच में, ठीक है। अच्छा नहीं बताओ, जैसे कि ई फिलहाल कितने गम्मा का हिसाब किताब लग गया भाई, कितने गम्मा ने इस ज़मीन के लिए खड़े होना चाहिए? नहीं, इस ज़मीन के लिए खड़ा होने का तो मैं आपको बताऊं, वो बहुत समय निकल चुका है। नहीं हाथ में, अब ये हाथ में नहीं आएगी सरकार, क्योंकि देखो एक कानून भी कोई चीज़ होती है, और विदाउट कानून की प्रोसीडिंग के हम लड़ाई लड़ ली, फैसले में सहमत हो गए, सरकार को दे दी, सारा सब हो गया। इस रास्ते को अंदर ख़त्म कर दिया, गेट लगा दिया, ले लिया। गांव की ग्राम सभा का रास्ता था पुराना, इसका ना तो मुआवजा सरकार ने दिया, DSIDC ने ना तो पंचायत में पैसे जमा कराए। ये बीच में खाड़ों की ज़मीनें होती हैं, रास्तों की पानी देने के खाड़ होते हैं, जो नाले जिनको बोलते हैं कच्चे, वो सारे मेरे ख्याल में जैसे 1200 एकड़ में थे, 200 एकड़ ज़मीन तो मुफ्त में गई है सरकार की। एक बात बताओ मेरे, जो हमारे गाँव है जी, हम अपने गाँव में रहो हैं, घनी दूर ना चाहते, अगर अपना घर संभाल ले वो बढ़िया है, अपना संभले पीछे तो पड़ोसी के जाओगे कुछ करने, ठीक है। ये अपना संभल नहीं रहा, दूसरे का जाकर भलाई देखो, उनको पहले अपने संभाल ले। तो जो हमारे गांव हैं बाहरी दिल्ली के, सरकार इनके पीछे क्या थी पड़ी है, मतलब ज़मीन की तरह रहने नहीं देती, कोई सा ना कोई सा विभाग आ गए, सरकार उसके हिसाब से ज़मीन ने कब्जा ले है। देखो ये मैं आपको बताता हूँ, सरकार पीछे नहीं पड़ी होती। सरकार जो है, सरकार अपने काम, सरकार को भी प्रदेश चलाना है, देश चलाना होता है भारत सरकार को। और देश और प्रदेश चलाने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो ज़मीन का अधिग्रहण हो, चाहे आपके और कोई मुद्दे हों, वो सरकार फैसले लेती है, नीतियाँ बनाती है, तो वो विकास के लिए ही करती है। लेकिन आज विडंबना बताता हूँ मैं आपको, देश जब आज़ाद हुआ तो नेताओं के अंदर ना बहुत बड़ी नैतिकता होती थी। आज जो नैतिकता है उसका मैं बहुत ये देखता हूँ कि पतन की तरफ है। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रहेगी। आप अगर संख्या बल में ज़्यादा है तो आपकी सुनवाई हो जाएगी, अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आप कितने ही सच्ची रास्ते पर खड़े हो, कितना आपके साथ अन्याय हो रहा हो, आपकी सुनवाई उस लेवल पर नहीं होती। अच्छा, आप एक बात बताओ, वोट बैंक तैयार किया जैसे फिलहाल आप एक पार्टी से संबंधित हो। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट तौर पर नहीं घुसना चाहता क्योंकि टाइम बहुत होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी पूछो। वो सवाल ऐसा है, ठीक है, कि उसमें स्पष्ट की जरूरत को नहीं। जिस भी पार्टी तक जो हमारे लोकल भाई जुड़ रहे हैं, ठीक है, आपके भी साथी होंगे किसी न किसी पार्टी में, वे इतनी बेबाकीता जवाब देते को ना, मुद्दे ठहते को ना, जितनी बेबाकीता आप करना लग रहे हो। पार्टी का डर को ना आपने, या और कुछ बात है, या अपने आपने मैच्योर इतना समझने लगे, या स्पष्टवादी समझे ना, स्पष्टवादी बन को नहीं रहे वे, एक उसका दोहरा जवाब देंगे, नहीं आकर नहीं आगा, समझे ना बात मेरी। आप इतनी स्पष्ट बात कर क्यों कर रहे हो? पार्टी ऑर्डर को नहीं। पार्टी देखो, कोई भी पार्टी है,
कोई एक आध नेता या कोई एक आध विषय को लेकर ऐसी बात आपको कह सकते हैं, जैसे मोदी ने सत्यपाल मलिक को फ़ोन कर दिया कि भी इस विषय पर आप चुप रहिए, ठीक है, वो होता है एक राजनीतिक पार्टी का दबाव। लेकिन मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ, आम आदमी पार्टी से, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रेशर आज तक मुझे फेस नहीं करना पड़ा। मैं बिल्कुल जो कोई आलोचनात्मक बात होती है मैं करता हूँ, कोई विषय होता है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लेकर आता हूँ, वो अमल भी करते हैं, सुनते भी हैं। अब मैं कमी हमारी होती है, एक तो हम संगठित होगा अपनी बात नहीं रखते, दूसरा क्या होता है कि मैं गांव के अंदर देखता हूँ लोग ना बड़ा जिद्दी टाइप का व्यवहार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं बताऊँ आपको, सामने से नुकसान करने लग रही है वो पार्टी एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर भी अगर नहीं यार हम तो मोदी के साथ हैं, वो अपनी बेइज्जती मानते हैं पार्टी बदलते हुए लोग, अपना नुकसान झेल लेंगे लेकिन नहीं मैं उसके साथ खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। और दूसरे समाजों में क्या है, अब जैसे एक अनाधिकृत कॉलोनी का ले लो आप उदाहरण ले लो, ये लोग पहले सारा कांग्रेस में थे, सब शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी में आ गए, उनको शिफ्टिंग में आसानी है। हमारा जो सामाजिक जो सोशल हमारे अंदर जो गूढ़ता भरी हुई है, हमारे अंदर जो कट्टरता भरी हुई है कि आपके साथ रविंद्र के साथ नरेश खड़ा है तो खड़ा है, तो हमारा समाज ज़्यादातर उन लोगों का है कि आपकी गलती में भी आपके साथ खड़े होने को तैयार रहें। तो वो अपने आप को ये मानता है कि नहीं भाई हम भाई के साथ खड़े हैं तो खड़े हैं। मेरे गाँव में थोड़ा लचीला होना पड़ेगा, लचीला होना चाहिए, अपने हित की बातों को देखना चाहिए, ये देखना चाहिए मेरे लिए क्या ठीक है, हमारे समाज के लिए क्या ठीक है, हमारे वर्ग के लिए क्या ठीक है, हमारे गांव का जो समावेश है, गांव में 36 बिरादरी हैं, किसान पर आधारित आर्थिक व्यवस्था होती थी पूरे गांव में, कहीं बाहर की जरूरत नहीं होती थी किसी आदमी से, कोई कुछ करता था, कोई कुछ अनाज के बदले में सब कुछ कर लेते थे। तो वो व्यवस्था वो जातियों में और पार्टियों में बट गए, इतना थोड़ा सा ज़्यादा कट्टरता सी आ गई है कि थोड़ा सा अलगाववाद सा आपस में हो गया लोगों के बीच में। अच्छा, मतलब कि जैसे हमारा लोकल जो नेता ना, जब पार्षद बन रहे हूँ, एमएलए तो हमारे सही ना, ठीक है, कोई एक आधा हमारा एमएलए होशियार में आता नहीं, हमारे पार्षद के हाथ में लगा है, या जो छोटा सा ही पार्टी तक जुड़ रहा कार्यकर्ता भी, मतलब कुछ भी बोलना तो बच्चा का आप बस देखो ना, बचना किसी, ठीक है, वे जो बच्चे हैं उसमें ज्ञान की कमी है या सच में डर इतना है? देखो कुछ लोगों को तो पता नहीं होता है ना, वो किसी न किसी कारणों से पार्षद या विधायक बन जाते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी देखती हैं कौन आदमी हाथ तड़ेगा रहेगा, कौन लोगों की बात करेगा, कौन विषय को लेकर चलेगा, तो वो उनकी अपनी मानसिकता होती है उन लोगों की, क्योंकि जिसको पता नहीं होता वो मतलब क्या बोलेगा फिर। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई जो ज्ञान अर्जित करो, पुस्तकें पढ़ो, वो तो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अच्छा नहीं बताओ, एमएलए इलेक्शन आऊँगा भी, हम एमपी इलेक्शन की बात नहीं करते, एमएलए ही कराएंगे खाली। एमएलए इलेक्शन में आपका स्टैंड हम किस तरह देखा है, किस विषय में देखना चाहते हो? मतलब सीधी ही बात है, पब्लिक की जो बात है वो बताऊंगा हम पे, जैसे पब्लिक खड़ी है, हम तो नहीं देखा है भाई नरेश दबास से आम आदमी पार्टी तो है, ठीक है, हैं कम से कम कद आपका भी इतना तो है, आगे एक पर्स तो मुच्चा कतलावा आपका नहीं, वो तो नहीं आपकी गला को नहीं, लेकिन मेचोरिटी जो हो ना, हमने एमएलए के ऊपर नहीं कही आपकी, हमने पर्स तो ऊपर कही आपकी, ठीक है, हम अगर झूठी बड़ाई करते तो हम एमएलए तो ऊपर बात करते आपकी, लेकिन पर्स तो ऊपर आपकी, ठीक है, मेचोरिटी हमने दिखा है। एमएलए इलेक्शन में भी आपकी क्या भागीदारी होगी? नहीं, हम पार्टी के बंधे हुए सिपाही हैं बिल्कुल, और मेरा अपना प्रयास ये रहेगा कि हमारे जो 397 गांव हैं दिल्ली के अंदर, इसमें क्या है हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे लैंड पुलिंग पॉलिसी का विषय वो 105 गांव में इधर प्रभावित कर रहा है, अंदर के जो हमारे पहाड़ के गांव उनमें हाउस टैक्स को लेकर दिक्कत है, पीएनजी की लाइन उन गाँव में नहीं दे रहे, साथ में जो लाइनें डेवलपमेंट और कहीं विकसित एरिया में कर रहे हैं, गाँव को नॉन प्लान में छोड़ दिया है, तो उन भाइयों को भी समझाएंगे और यहाँ लैंड पुलिंग वालों को भी समझाएंगे। पीछे हमारे रूरल के कुछ गाँव हैं, उनको भी मेरा अपना मानना है, उनको हम समझाएंगे। और दिल्ली सरकार जो हमारी आम आदमी पार्टी है उससे हम मीटिंग करेंगे, एक पूरा दस्तावेज बना के उनको देंगे, और जो मैनिफेस्टो होगा, पहले भी अरविंद जी ने एक मैनिफेस्टो के पॉइंट मेरे से लिए थे और उस सबको शामिल भी किया था, और उसमें बहुत ज़्यादा विषयों को शामिल करके उनका समाधान भी किया है किसानों को लेकर। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई लोगों को मैं ये बता पाऊँ कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फ़र्क है। उनके नेता यहाँ बड़े बड़े आते रहते हैं गाँव देहात में, लेकिन एक जो संगठित लूट इस पुलिंग पॉलिसी में उन्होंने संशोधन करके 2018 में कर दी। यहाँ जो 5 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन बिकाऊ थी, आज उसको कोई 1 करोड़ रुपए में खरीदने वाला नहीं है, और इतनी बुरी तरह से इनको उलझा दिया है किसानों को कि वो निकल ही नहीं सकते 20-25 साल इसमें। मतलब सारा डीडीएनए का एफिडेविट ऐसा नेचुरल लॉ बना है जो नेचुरल लॉ के भी खिलाफ है। एक बिना बताए किसान को धोखे में रख के एक डिजिटल एफिडेविट ले लिया जिन्होंने लैंड पुलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि अभी जो डीडीए फैसला फ्यूचर में करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। अच्छा, आपने बीजेपी का नाम ले दिया? बिल्कुल ले दिया। मैं मौके में था, आप कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा गैप दो। हाँ, अगर मैं घुस कर उसमें और थोड़ी सी हड़बड़ी मचाने की कोशिश करूँ। आपने बीजेपी का नाम लिया है, हम थोड़ा सा काम करेंगे अपने उलझान का। हाँ बिल्कुल, उसका दिमाग की कसरत भी होती रहो है। हमारे भाईचारे ने मेरा पट्टा का, ठीक है, अब हमारे भाई में कितने गुण हैं, कहाँ से निकल सकता है, ठीक है।
एमएलए इलेक्शन की बात आओगी तो भाईचारे ने क्यों कर रखोगे और पार्टी का सिस्टम क्यों करोगे? देखो ये तो विश्वव्यापी व्यवस्था है, जहाँ लोकतंत्र के तहत देश चलता है वहाँ मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं विचारों के। अब जो 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 दो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं कहीं भी, तो वो शस्त्र की लड़ाई नहीं होती गला काटने की, वो विचारधारा की लड़ाई है। हमारे तो गला काटने में खड़े हो जाए। नहीं, वो जैसे हरियाणा में सरपंची के चुनाव उनमें हिंसा हो जाती है, वो एक अलग वो है, वो उतना शिक्षित समाज नहीं। तालमेल के ऊपर बैठाओगे? तालमेल बैठा हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये रिजर्व सीट है विधायक की, जो सीट है हमारी बवाना की, जहाँ वो भी रहते हैं मैं भी रहता हूँ। तो यहाँ अभी कोई ऐसा प्लान तो है नहीं गवर्नमेंट का कि परिसीमन हो रहा है या जनरल हो रही है, तो चुनाव का तो कोई वो तो एक कल्पना करने वाली, वो तो एक उदाहरण है। हाँ। मान लो अपने भाईचारे का शामी आ गया दूसरी पार्टी का, तब वही बात है कि तालमेल कैसे बैठाएं? वो बैठ जाता है, तालमेल की कोई बात है। ये पहले कितने चुनाव लड़े हैं जिन लोगों ने, चाहे वो मतलब ऐसी सीट पर लड़ रहे हैं, एक साथ बैठ के ब्याह शादियों में पंचायतों में मिलना जुलना होता है, ये तो एक परंपरा। चलो नरेश जी, अब एलजी की और हमारे मुख्यमंत्री की जो कहासुनी रहती है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, एलजी उसमें रोड अटकाते हैं, लेकिन जब विधानसभा सेशन शुरू होता है तो एलजी साहब आकर उसका संबोधन करते हैं और उसका शुरुआत भी करते हैं। तो वो जो है वो तो एक स्वच्छ और साफ सुथरे लोकतंत्र की परिपाटी के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बताऊं, जो थोड़ा सा लोकतंत्र के मूल्यों को आप आम जनता में जाके पूछोगे ना, लोकतंत्र के मूल्यों का जो थोड़ा बहुत ह्रास आज के दिन हो रहा है, थोड़ा बहुत का ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो एक विशेष दल के द्वारा जो ये किया जा रहा है, देश भर में आवाज़ें उठती हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को हमें बचाए रखना चाहिए, जो इतनी लंबी चौड़ी हमारी एक विश्व में भारत एक शान के तौर पर जाना जाता है जब से देश आज़ाद हुआ। देख भाई, थोड़ी सी इस बात नरेश भाई ने रोक कर बताऊंगा आपने कि नेता मतलब लड़ाई कितनी बड़ी हो जाए, इन एक का थाली में बैठ कर खाना है, ठीक है। एक से ही ये बता दी नरेश भाई ने, आप समझने की कोशिश करो, आपस में लड़िए इनके ऊपर, गलत तो नहीं? आपस में किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए और हमारे ऊपर नहीं। मैं आपको बताऊं, ये एक विडंबना होती है, जो वर्कर होता है ना, वो कट्टर वर्कर होता है, वो सहन नहीं कर पाता अपने नेता की या अपने नेतृत्व की उसको बुराई को, और लोग कई बार ना आपस में उलझ जाते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहता हूँ, ये सोच की विचारधारा की लड़ाई होती हैं। अपने विचार रखिए। आपको लोकतंत्र में ये जो उंगली मिली है, इसके बल का, इसकी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। ये जो थप्पड़ की ताकत बल था, उस टाइम पे तो जो छतरी लोग होते थे उन्हीं का राज रहा है, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो। हिंदुस्तान के अंदर जो मार्शल कौम जिनको कहते हैं, 47 से पहले जिसका लठ था उसका राज था। अब लोकतंत्र का बटन से राज है, गिनती का राज है। जिनकी गिनती ज़्यादा है वो देश पर राज करते हैं। अब आप देख सकते हो कि देश में कौन राज कर रहे हैं, और उसी की गिनती ज़्यादा, वो ज्ञान का कह लो या अज्ञान का कह लो, जिसका संख्या बल ज़्यादा वो राज कर रहा है। अच्छा नरेश भाई, टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगले जी पड़ाव में, क्योंकि हम ना आज पकड़े हो आप, हम फिर भी पकड़ेंगे, हमारे जो सवाल है ना और तीखे होते होंगे जी, ठीक है। और आपने उन चीज़ के, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हो हमारे लोकल सिस्टम का, गलत तो नहीं? ठीक है, हम कोशिश करते हैं। सवाल हमारी जो पब्लिक है, हमारा जो भाईचारा गांव है, आप जिसे नेता चाव है, अब जो सवाल उनके मन में है आप उनके जवाब दो। देखो, मैं जो है एक दल विशेष के संगठन का पदाधिकारी हूँ, आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, उसमें भी एक किसान जो विंग है उसका प्रभारी हूँ। तो उस विषय को लेके या किसी और विषय को भी लेके आप गांव देहात की बात उठाते हैं, मैं वीडियो में देखता रहता हूं। आप प्योरली दिल्ली देहात के गांव की समस्याओं को उजागर करते हैं, रखते हैं, सरकारों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं आपको। और जो सुबह सुबह 7 बजे आप गांव में आकर ने आपने ये कहा कि भी कहाँ मिलेंगे, वही पहुँच के पूछा कि कहाँ हो, मैंने कहा यहाँ हूँ। तो ये एक ग्राउंड पर जो काम होता है वो प्रयास आप करते हो, और आप वाली शैली हमारी है। हम गाँव के लोगों के इनके बीच में जाके, मजदूरों के बीच में जाके भूमिहीनों की लड़ाई भी हम लड़ते हैं। ये नहीं है कि खाली ज़मीन वाले किसान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ज़मीन जो ये एक्वायर हुई है इसमें मुआवजा मिल गया जिसका खेत था, लेकिन आप ये इससे बाहर दीवार से वहाँ जाके देखोगे ना, आज भी मजदूर वर्ग गांव से अब निकलता हुआ मिला, जो खेत पर मजदूरी करता है, भूमिहीन वर्ग। उसके लिए सरकारों को प्रावधान करना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा, कोई रोजगार, कोई कोटा मिलना चाहिए। तो ये भी हमारी एक मांग रहती है, पहले भी रही थी। अब दोबारा से देखते हैं, कुछ ना कुछ लोग बुद्धिजीवी आजकल थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि भाई इकट्ठे होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें किसान हैं, भूमिहीन है, सर्वजातीय जो बातें करते हैं। तो सर्वजातीय कोई संगठन ऐसा तैयार हुआ जिसमें सभी जातियों की, सभी वर्गों की, जाति विहीन समाज की कल्पना करना ठीक है। 2 वर्ग गाँव में मैं मानता हूँ, मेरा अपना मानता है, किसान है, दूसरा भूमिहीन है, बस वही वर्ग है। तो दोनों के हितों को सरकार जब एक्वायरमेंट करे या जैसे लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई है, कोई पॉलिसी बनाए, तो सब पूरे समाज का ध्यान रखे, ना कि एक किसान वर्ग का जो भूमिवान है।
तो महीनों का भी उतना ही अधिकार इन चीज़ों पर होता है। नरेश जी जी फिलहाल आपका टाइम लिया, ठीक है, लेकिन आगे दे जी हम मिलेंगे बिल्कुल चटपटे किसी न किसी मुद्दे पे और कड़क मुद्दे पे, और आपने जवाब देने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आप कभी भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी सवाल करना, मैं बचने वाला आदमी नहीं हूँ, बेबाक अपनी राय रखना। भाई नरेश डबास हैं ये, और ये सुल्तानपुर से आम आदमी पार्टी के लिए मैंने शुरू में ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ, जवाब देने के लिए देहात में कम से कम एक नेता हमको ऐसा मिला कि किसी पार्टी में एक सम्मानित पद पे भी है, जिम्मेवार पद पे है, और जवाब देने के लिए भी जिम्मेवारी ले रहा है। तो ये कई चीज़ हैं, पॉजिटिव हैं नेताओं में, खाली नेगेटिव चीज़ मत निकालिए। नेगेटिव निकालने का हमारा काम है, आगे से निकालेंगे।